स्किल्स, लर्निंग स्किल कैसे डेवलप कर लेंगे, लर्निंग के लिए प्रॉब्लम्स कहाँ है उसको हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोगों का जो अगला पेपर है NES 104, वो बच्चों में सामाजिक संवेगात्मक विकास में मार्गदर्शन। बच्चों के सामाजिक मतलब सोशल, संवेगात्मक हम बार बार बोलते रहते हैं, इमोशनल, और इस विकास में मार्गदर्शन की कहाँ भूमिका है। बस ये हमारा NES 104 है, और NES 104 को हम लोग ये 2 ब्लॉक्स में कवर करेंगे। दोनों ब्लॉक्स में मेनली आपको गाइड करना है बच्चों के लिए इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट की बातें। ठीक है, सो हमारा ये टॉपिक यहाँ से कंटिन्यूड है। पहला ब्लॉक है बच्चों के सामाजिक संवेगात्मक विकास में मार्गदर्शन की बातें, और इसमें सामाजिक संवेगात्मक जो समस्याओं का निराकरण है वो बताया गया है। जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो संवेगात्मक समस्याएं हैं, समस्याएं आती हैं, सबके साथ आती है, तो बच्चों के साथ भी सामाजिक समस्याएं आती हैं, बच्चों के साथ भी संवेगात्मक समस्याएं आती है, तो उनका निराकरण कैसे करेंगे, हम इस पर बात करना है। और दूसरे ब्लॉक में हमें बात करना है कि विशेष समस्याओं का निराकरण, बच्चे कुछ विशेष समस्याग्रस्त हो तो उनका समाधान कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें वाक दोष वाले बच्चे कैसे हैं, अशक्त बच्चे कैसे हैं, सुविधा वंचित बच्चे कैसे हैं, उनकी समस्याएं क्या है, और उपचारी उपायों के रूप में खेल और अन्य कार्यकलाप। तो हम शुरू करते हैं पहले ब्लॉक से, बच्चों का सामाजिक और संवेगात्मक विकास क्या है। सबसे पहले तो ये आप समझें कि सामाजिक और संवेगात्मक विकास क्या है। हमने बताया था जब डेवलपमेंट के स्टेजेस बात कर रहे थे, चाइल्ड साइकोलॉजी का मामला है कि बच्चों का शारीरिक विकास होता है, उसी तरीके से उसमें सामाजिक विकास होता है। अब वो अपने अगल बगल में चाचा दादा नाना नानी के साथ घूमता फिरता, कुछ और लोगों से मिलता जुलता, और उसके बाद जब स्कूल भेज देंगे तो कुछ उनके दोस्त बन जाते हैं, वहाँ पर उनको टीचर मिलते हैं, फिर इस तरीके से वो टीचर उसको अदब बताते हैं कि ऐसे बैठना है, ऐसा उठना है। ठीक है, तो ये कुछ सामाजिक बातें हैं जो उसको निरंतर सीखते रहने की जरूरत होती है। लेकिन आप जानते हैं कि परिवार मनुष्य जीवन की सबसे पहली पाठशाला है, वहीं से उसकी सामाजिकता की शुरुआत होती है। मम्मी ही बताते हैं कि ये पापा है, पापा बताते हैं ये दादा है, ये दादी है, ठीक है ना, मम्मी बताते हैं ये नानी है, ये नाना है। तो यहाँ पर वो लोग बच्चों को ये समझ होने लगती है, और इनको प्रणाम करो, भगवान जी हैं इनको प्रणाम करो, ठीक है ना, इनको नमो नमो करो। इस तरह की बातें हम बच्चों को सिखाते रहते हैं, पारिवारिकता में सहज रूप से हम उनको समाधान देते रहते हैं। उसी तरीके से आप देखते होंगे कि बच्चों में संवेगात्मक विकास की समस्या रहती है। वो तुरंत में कोई चीज आप एक नहीं दिए तो वो जिद पकड़ लेंगे, और नहीं दिए तो रोना शुरू कर देंगे, और भरपूर रोना शुरू कर देंगे। उनके पास एक रोना जो है एक अच्छा सा टूल होता है, हथियार होता है, जिसके बदौलत वो क्या करते हैं, वो घर के लोगों को सो मना लेते हैं, और घर के लोग कहते हैं अच्छा दे दो ना, थोड़ी देर के लिए दे दो ना। आज जो हम लोग बहुत कॉमन समस्या से जूझ रहे हैं वो ये है कि सबके घर में मोबाइल रहता है, हम ही शुरू में उन बच्चों को मोबाइल दे देते हैं कि थोड़ा देर एंगेज रहेगा, और कुछ दिनों के बाद उसको मोबाइल की इतनी लत हो जाती है, इतनी आदत लग जाती है कि बस वो जो है बगैर मोबाइल के सो रह नहीं सकता है। मतलब आप कॉल करें क्या नहीं करें, आप अपने मोबाइल से किसी को बात करें कि नहीं करें, लेकिन उसको खेलने के लिए दे दीजिए। कितने कितने घर में तो बच्चे ऐसे हैं कि जब तक वो जगे रहेंगे तब तक मोबाइल से परेशान करते रहेंगे, वो मोबाइल लेकर के आपको कुछ काम तो नहीं करने देंगे। ये और नहीं दिए तो उनकी भावनात्मक ठेस पहुंचती है, और तुरंत में वो रोना धोना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो ये बार बार देखेंगे। आप ये देखते हैं कि आदमी जैसे बड़ा होता चला जाता है तो उसकी संवेगात्मक विकास की बातें जो है थोड़ा सा ज्यादा ही सो विकसित अवस्था में दिखती है। आप बड़े आदमी को बार बार रोना नहीं देखेंगे। यदि बड़े आदमी बहुत ज्यादा रो रहे हैं तो इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ सड़बड़ है, उसको कहीं दिखाने की जरूरत है, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए, मनोवैज्ञानिक के पास ले जाना चाहिए। लेकिन छोटे बच्चे को आप देखते होंगे दिन भर में 20 बार 30 बार वो रोते रहता है, हमेशा उसका इमोशंस जो है वो हर्ट होते रहता है, छोटी छोटी बातों पर होते रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी अवस्थाएं बढ़ती चली जाती है फिर जो है वो समस्या का समाधान हो जाता है। तो आपको किसको डील करना है, जो ये सर्टिफिकेट इन गाइडेंस का प्रोग्राम है वो प्राथमिक स्तर के बच्चों को डील करना है, जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी के हैं और क्लास 8 तक के बच्चे हैं। तो उनको जो है आप यदि डील करते हैं
तो हमेशा ही उनके संवेगात्मक जो बातें हैं वो हमेशा हर्ट होती रहती है। संवेगात्मक समस्याएं हैं, और संवेगात्मक समस्याएं एक दो करके है। तो एक दो करके उसमें चिंता दिया हुआ है, भय दिया हुआ है, फोबिया दिया हुआ है। फोबिया मतलब किसी चीज से डर होता है, उनको डर होने लगता है किसी चीज को। आप जैसे देखेंगे कि किसी आदमी को जहां फलना को देख लिया कि वो तुरंत सुटक जाएगा, एकदम घर में घुस जाएगा। और माँ पूछेंगे तुम क्या इधर कैसे आ गया, इस रूम में कैसे आ गया, तो नहीं फलना अंकल आए हैं ना, बहुत डांटते हैं, हम नहीं जाएंगे। बाप रे, बहुत डांटते हैं, बहुत पुकार है। ठीक है, कभी उन्होंने एक दो चप्पत लगा दिया, कभी डांट दिया, तो उनको जो फोबिया है, भय उसी से, उसी आदमी से डर है। और चिंता ये है कि बाप रे बाप आ गए, फला अंकल आ गए। मतलब चिंता, भय, फोबिया, ये सब बातें जो हैं वो एक साथ सो जुड़ती रहती है। तो कुल मिला जुला करके सो ये संवेगात्मक समस्याएं हैं। और आचरण संबंधी समस्याएं, आचरण संबंधी समस्याएं क्या है, आया। और घर में आप देखते होंगे आज हम लोग बच्चों को जिस तरीके से सामाजिकता में नहीं जोड़ पाए हैं, तो क्या होता है कि घर पे कोई आया और पूछने के लिए आया, पापा हैं, तो बच्चा निकल के आया, क्या बात है, हम पूछ रहे हैं पापा हैं, नहीं है। ठीक है, उसको ये भी नहीं पूछने का कि कहाँ से आए हैं, क्या बात है, पापा के वो कितने अच्छे मित्र हैं, कितने अच्छे दोस्त हैं, कुछ नहीं पूछने का, नहीं है। और झट से ग्रिल बंद किया और चल दिया। ठीक है, अच्छा सुनो, पापा आएंगे तो ये बता देना, पापा आएंगे तो आ जाइएगा, ऐसा बोल करके वो फिर जो है ग्रिल बंद कर दिया झट से। अंकल आए हैं पसीना पोंछते हुए इस गर्मी में 40 डिग्री टेम्परेचर में, ये भी नहीं पूछना कि अंकल आइए बैठिए, हाँ पानी पी लीजिए, उसके बाद जाइएगा, बताइए ना क्या ये है आपको, क्या कहना है, पापा आएंगे तो हम बता देंगे। तो ये संस्कार हमें सिखाने हैं, ये आचरण संबंधी समस्याएं हैं बच्चों के आचरण में। ठीक है, कभी कभी वो मम्मी पापा से ही इस कदर बात करते रहता है, तुम तो हमेशा खाली डांटती रहती हो, हमेशा बोलती हो पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं, तो कितना पढ़ेंगे, अभी लॉकडाउन का पीरियड है, कितना पढ़ेंगे, हर दिन पढ़ते ही रहेंगे क्या। अब वो इस तरीके से चिड़चिड़ाहट में, वो इस तरीके से परेशानी में, तो हमें जो है बच्चों के आचरण संबंधी समस्याओं को भी सो थोड़ा ठीक करना है। और आचरण संबंधी समस्याओं में वो आक्रामकता की बात है और हठ की बात है। हठ को स्वाग्रह भी बोलते हैं, एसर्शन भी बोलते हैं, एसर्शन, अवज्ञा, डिफायंस। वो आपकी बातों को सुन नहीं रहा, एक दो बार आप बोले, वो सुन करके इधर से उधर चला गया, वो अवज्ञा कर रहा है, डिफियंस है, उसका बिहेवियर जो है अवज्ञा करने वाला है। और इसके प्रति आपको सतर्क रहना है कि ये आजकल हमारी बातों को सुनता नहीं है, अवज्ञा करता है। आप ये भी देखेंगे कि बराबर किसी बात के लिए हट करता है। ठीक है, और कभी कभी तो आप देखेंगे बच्चों में स्वयं के प्रति आक्रामकता होती है, स्वयं के प्रति, क्या करें पता नहीं, हमको लगता है कि हम अपना ही जो है ना माथा फोड़ लें, ये चीज। तो ये क्या है कि आक्रामकता की बातें हैं अपने ही प्रति। और कभी कभी वो क्या करने लगता है, स्किप करने लगता है। स्किप करना मतलब भगोड़ा, नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, ये पता नहीं ऑनलाइन क्लासेज में क्या क्या होता है, पता नहीं ये घंटा 2 घंटा हमसे नहीं बैठना होगा, नहीं हम नहीं बैठ सकते। ठीक है ना, सो ये जो है भगोड़ापन की बातें, मतलब किसी बात से स्किप करना, ये हमसे नहीं हो सकता। अच्छा 2 पेज कल तुमको लिख करके लाना है, ये इस चीज के ऊपर ऐसे एक लिख करके लाना है, लॉकडाउन के ऊपर लिख करके। सर लॉकडाउन के ऊपर कैसे लिख करके लाएंगे, हम तो नहीं ला सकते। ठीक है ना, क्यों नहीं ला सकते हो, नहीं हमको तो कुछ नहीं आता है। अरे नहीं आता तो हम बता देते हैं, 2-4 पॉइंट भी बता दीजिए, फिर भी वो जो है सो भागना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आक्रामकता और विद्यालय से भाग जाने से संबंधित कारण, ये विद्यालय से भागने का हमेशा चक्कर। हाँ, हमको मम्मी आज बोली है तुमको जो है ना आना है जल्दी, टीचर साहब को बोल देना, मैडम को बोल देना, सो हमको घर का थोड़ा काम है। अरे घर का काम है तो स्कूल के बाद हो, नहीं अभी बोली है आ जाने के लिए। तो ये संकट है। ठीक है, वो भागना चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता है। ठीक है, किसी बहाने वो भागना चाहता है। अच्छा, कुछ वो इंतजाम लगाएगा, युक्तियां लगाएगा, कुछ वो ऐसी क्रियाकलाप करेगा। युक्तियां लगाना मतलब जुगाड़ लगाना, भागने के लिए, निकलने के लिए, कैसे यहां से सो हम क्लास से सो छुट्टी ले लें। ठीक है ना, और कुछ नहीं होगा
तो हो जाएगा कि हम आते हैं सुसु करके आते हैं, मैडम हम आते हैं सुसु करके। प्राइमरी लेवल के बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा ही आप देखेंगे, आते हैं हम सुसु करके आते हैं, और सुसु करने गया तो 10 मिनट तक उधर में, और क्या कर रहा है वो, कुछ नहीं कर रहा है, उधर में जाकर के इसको देख रहा है, उसको देख रहा है, गाय चल रही है, बकरियां चल रही है फील्ड में, उसको देख रहा है, कोई मिल गया दूसरे क्लास का बच्चा उससे बात कर रहा है, ये सब उसका इंतजाम है, युक्तियां है, ठीक है। और उसी तरीके से कुछ क्रियाकलाप उसके हैं, बैठ करके आप पढ़ा रहे हैं और उधर वो क्लास में जो है कुछ और किए जा रहे। क्या कर रहे हो तो, नहीं कुछ कर रहे, हम सुन रहे हैं। अच्छा क्या सुन रहे हो आप, चेक करने के लिए, तो फिर जब उसको खड़े कर देंगे तो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। ये है उसके आचरण संबंधी दोष। तो हमको लगता है कि बच्चों में आचरण संबंधी समस्याओं को विस्तार से चर्चा करें और इससे संबंधित समाधान प्रस्तुत करें। आप प्रश्नों में हमेशा देखेंगे कि प्रश्न ऐसे रहेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, उसका समाधान प्रस्तुत करना है। आपको जितना ये दोष बता दिया है, वो दोष जो है उसका समाधान क्या है, बच्चों की चिंताएं कैसे दूर करेंगे, उनके भय कैसे दूर करेंगे, उनकी फोबिया कैसे दूर करेंगे, ठीक है ना। ये भी आपको संवेगात्मक समस्या के अंतर्गत आती बातें, और संवेगात्मक जो समस्याएं हैं, चिंता, भय, फोबिया, इसको कैसे दूर करेंगे, ठीक है। तो आचरण संबंधी दोषों को कैसे दूर करेंगे, ये चीजें आपसे जिक्र की जाएंगी। अब जो है हम ये शशि शेखर ज्वाइन कर लिए हैं, और हमारे पास शशि शेखर तो दोनों आदमी हैं, कल बता रहे थे, हम बात करेंगे, बने रहिए। अभी हम दूसरे ब्लॉक को थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर जो है आगे बातें करें, ठीक है। और दूसरा ब्लॉक है हमारा ये बच्चों के सामाजिक और संवेगात्मक विकास में मार्गदर्शन। इसमें विशेष समस्याओं का निराकरण कैसे है। विशेष समस्याएं क्या है, वाक दोष है। आप बच्चे जो हैं प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, अपर प्राइमरी के बच्चे हैं, और ये जो है वाक दोष, उनके उच्चारण सही नहीं हो रहे हैं, वो हकलाते हैं, तो ये किस तरीके का प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये कुछ भी इसमें जैविक कारक भी होते हैं, जैविक कारक होते हैं। किसी बच्चे की जो जीभ होती है वो आगे तक जुड़ी हुई होती है, जिसके चलते वो किन्हीं शब्दों का उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो ये वाक दोष में ये जैविक कारण है। कभी कभी अजैविक कारण भी होते हैं, किसी से गलत सुन लिया है, उच्चारण गलत सुन लिया है, ठीक है ना, तो उसके कारण भी उसको दिक्कत होती है कि वो ठीक से उस शब्द को बोल नहीं पाता है। तो ये चीज है। बच्चों में भाषा विकार संबंधी जो समस्याएं होती है, वो गूंगा है, गूंगापन है उसमें, ठीक है ना, और डी फॉर डम्ब है वो, ठीक है ना, गूंगा और बहरा भी है। बच्चों में वाक लोप है, स्पीच जो है वो लॉस्ट है, वो बोल नहीं पाता है, स्पीच लॉस्ट है। और हियरिंग ऐड लगा करके उसको हम ठीक कर देते हैं, लेकिन ये स्पीच जो है वो उसको निकाल नहीं पाते हैं। कुछ एक केसेज में यदि वो जैविक कारण है, ठीक है, तो हम उसको ठीक करते हैं और स्पीच थेरेपी करवाते हैं, उसके बाद उसका वो ठीक होता है, उपचार वैसे करते हैं। तो बच्चों में भाषा विकार होता है। उच्चारण दोष संबंधी समस्याएं, ये तो कल भी हम लोग बात कर रहे हैं। वर्णन उच्चारण विकास का, कहाँ से इसका उच्चारण होता है, ये मूर्धा से उच्चारण होता है, मूर्धन्य श, ठीक है ना, विश्व, ठीक है ना। लेकिन जब हम शिव बोलेंगे, शिव तालव्य श, तालु से उसका उच्चारण होना चाहिए, शिव, ठीक है ना। और बहुत बड़े संत हैं, संत जब हम कहते हैं तो दंत स का उच्चारण है, उसके ऊपर अनुस्वार है, तो हमें क्या करना चाहिए, दंत स, मूर्धन्य श। मूर्धन्य श इसलिए बोलते हैं कि उसका उच्चारण मूर्धा से होता। तालव्य श इसलिए बोलते हैं कि उसका उच्चारण का स्थान जो है वो तालु में है, ठीक है। और दंत स जब हम बोलते हैं तो दंत स में हमारा दंत और जिह्वा का टच होना, इसीलिए दंत स बोलते हैं। तो तीनों के उच्चारण स्थान आप उनको बताइए बच्चों को, और उसका उच्चारण करके बताइए। देखिए ना, संत जब बोलेंगे ना तो दंत स होएगा, ठीक है, लेकिन शिव जब बताएंगे तो क्या होगा, तालव्य श होएगा। और विश्व जब बोलेंगे, विश्व, तो मूर्धा से उच्चारण का स्थान है। ये तीनों आप यदि क्लियर हैं तो उनको उच्चारण और उसका स्थान बता देंगे, तो उसका
उपचार हो जाएगा। बच्चों में वाक प्रवाह की समस्याएं होती है। वाक प्रवाह की समस्याएं क्या होती है कि बोलते बोलते जो है ना वो बीच में रुक जाता है। अरे क्यों रुक गए, बोलो तो, आगे बोलो तो फिर वो आगे बोलना शुरू भी कर देगा, ठीक है ना, शुरू कर देगा। लेकिन और दिक्कत क्या होती है कि उस दिक्कत में आपको उसके बोलने का अर्थ नहीं समझ में आता है। वो क्या कहां से बोलना चाहता है, फिर रुक जाता है। कहां पर रुक जाता है आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, अरे अपना वाक्य तो कंप्लीट करो जो कहना चाहते हो। तो वो जो है ना फिर कुछ बोलना शुरू करेगा। फिर तो वो क्या है ना, उसके पीछे कारण क्या होता है कि उस घटनाक्रम को जोड़ करके वो जो आप तक प्रस्तुत करे वो उसमें वो लॉस करता है, ठीक है ना। या उस वाक्य को संरचित नहीं कर पाता है कि कैसे कहना चाहिए, सर को या मैडम को कैसे कहना चाहिए, ये नहीं कर पाता है। तो ये इसको आपको क्या करना पड़ेगा, वाक प्रवाह की समस्याओं को ठीक करना पड़ेगा। मतलब वाक्य रचना बता दीजिए। कभी कभी वो उसके लिए क्या शब्द बोले तो शब्द भंडार ही उसके पास नहीं है। कल हम लोग बात कर रहे थे तीसरे ब्लॉक में। तो आपको वाक प्रवाह की समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। और ध्वनि उच्चारण, फोनेशन, फोनेशन जो कल हम बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे, कल भी बात किए। ध्वनि का स्थान, फोनेटिक्स क्या है, इसको कैसे बोलते हैं। देखो इसमें जो है ना साइलेंट है। सीन जब लिखते हैं अंग्रेजी में SCENE लिखते हैं, तो सी क्या है वहां पर, सीन तो कहते हैं, तो S और C दोनों का तो 100 का उच्चारण नहीं होता है, सीन बोलते हैं, ठीक है ना। साइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे लिखते हैं साइकोलॉजी, PSY, यहाँ पर P साइलेंट, तो आप उसको फोनेटिक्स भी बताते हैं, स्पेलिंग्स भी बताते हैं। तो इस तरीके से आप उसको ठीक करते हैं, वाक दोष को ठीक करते हैं। अब आगे जो है हमारे पास इसमें अशक्त बच्चों की सामाजिक और संवेगात्मक समस्याएं हैं। मानसिक मंदता, जो बच्चा मानसिक रूप से मंद है, मेंटली रिटार्डेड है, आपको क्या करना पड़ेगा, देखेंगे कि वो सामान्य बच्चे के जैसा वो नहीं है, लेकिन वो जो बच्चा जो है वो किसी न किसी तरीके से ऊपर वाले ने उनको और कोई गुण दिया है, तो उस गुण को देख करके थोड़ा उसको ब्रशअप करना है। और मानसिक मंदता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल चाइल्ड के लिए जो आपकी पढ़ाने लिखाने की जो योजना होती है, उस योजना को बहाल करना पड़ेगा, ठीक है। और अभिभावक और शिक्षक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसके लिए कुछ अभ्यास वगैरह करवाते रहेंगे उनको, और उनकी मंदता को कभी भी खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरे बच्चे जो उसके बारे में इस तरीके से बोलते हैं उसको भी मना करना चाहिए कि देखो कभी भी ऐसा नहीं बोलना। ऑल्दो अब तो बहुत सारी जगहों पे स्कूल भी कुछ ऐसे बच्चों के लिए हो गया है। जमशेदपुर में स्कूल ऑफ होप है, जहाँ पर हम जाया करते थे अपने BEd MAd के बच्चों को लेकर के, और वो BEd MAd के बच्चे वहाँ जा करके सीखते थे, उनसे इंटरेक्शन करते थे, हाउ टू डील विद देम ये उनको सिखाते थे, उनके लिए कुछ उपहार लेकर के जाते थे, बड़े खुश होते थे वो। तो आपको क्या करना है, ऐसे मानसिक मंदता के बच्चों को हमेशा ही कुछ न कुछ कैसे उससे ऊपर लाएंगे, इसका प्रयास आपको करना चाहिए। अभिभावक और शिक्षक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है ना। और अशक्त बच्चों की मनस्थिति कैसे होती है, अशक्त बच्चे जो है ना बहुत तरीके से सकारात्मक होते हैं, उनको हमेशा ही सकारात्मकता में जीना सिखाइए, पॉजिटिव होना। ऊपर वाले ने ये दिया है, इसमें तुम्हारा क्या दोष है, तुम्हारा कुछ दोष नहीं, ठीक है ना। ऊपर वाले की ये मर्जी थी, ठीक है ना, बट वो तुमसे बहुत आपको काम कराना चाहते हैं, बहुत ज्यादा आपको कुछ गुण दिए हुए हैं, आपको उसको विकास करना है। आप अभी ये है एक खगोल विज्ञान में बहुत ज्यादा काम करते थे, ठीक है ना, ब्रह्मांड की रचना कैसी हुई है इस पर काम करते थे, और वो पूरी तरह से विकलांग और केवल व्हील चेयर पर चलते थे। हॉपकिंस क्या नाम है उनका, ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले उनका देहांत हुआ। तो काफी कुछ दुनिया को दिए और ब्लैक होल पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। बहुत कुछ हुआ दुनिया को दिए हैं और देना चाहते हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन करने के लिए कुछ व्यावहारिक उपाय आपको करने हैं। क्या करने से ये खुश होते हैं, क्या बजाने से इनको मजा आता है, ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इनको बजाना अच्छा लगता है,
तो ये सब कुछ उनके मनोवृत्ति में परिवर्तन। हमेशा ही अशिक्षित बच्चों के प्रति अभिभावकों की मनोवृत्ति क्या होती है, अभिभावकों की मनोवृत्ति कैसी होती है, जो पेरेंट्स हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा उसके लिए अति सुरक्षित वातावरण देना चाहते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी हमारे यहाँ एग्जाम सेंटर के रिक्वेस्ट के लिए इग्नो में चले आते हैं, वो सेंटर में चले आते हैं, उसकी विकलांगता का सर्टिफिकेट लेके चले आते हैं, ये लिख नहीं पाते। आपको बताएंगे दुमका सेंटर पर मैं एग्जाम के लिए गया तो एसपी कॉलेज दुमका में वो बच्ची इग्नो से ग्रेजुएशन की है और अभी इग्नो से पोस्ट ग्रेजुएशन एमए हिंदी का एग्जाम दी है और वो पैर से लिखती है, ठीक है ना, पैर से लिखती है, यू कैन इमेजिन। लेकिन ये इग्नो है जहां ये सुविधा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिखने के लिए असक्त यदि हो जाते हैं तो उनको हम लोग क्या करते हैं, राइटर देते हैं अलग से, वो पहले से रिक्वेस्ट करते हैं, अलग से उनको राइटर देते हैं। वो राइटर क्या करते हैं, वो उनसे कम योग्यता वाले होना चाहिए, उनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन लेकर के एग्जाम से पहले रीजनल सेंटर को रिक्वेस्ट करना पड़ता है। हमारे यहाँ प्रोविजन है कि वैसे बच्चों की सुविधा के लिए हम राइटर दें, ठीक है ना। तो ये हमारे तरफ से ये प्रयास है, ये भारत सरकार का ये कहना कि नहीं इन बच्चों के लिए कुछ अलग से हमें कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहले उनके पेरेंट्स जो हैं उनकी मनोवृत्ति क्या होती है, वो अति सुरक्षा में रखना चाहते हैं, उनको लगता है कि सब हमारे बच्चे की उपेक्षा करते हैं। उसके बाद सब लोग हमारे बच्चे से सामंजस्यहीन व्यवहार करते हैं, इनसे कोई एडजस्ट ही नहीं करना चाहता है, ठीक है ना, चाहे जैसी भी विकलांगता है, लेकिन उनके बच्चे से कोई एडजस्ट नहीं करना पाता, ये उनको लगता है। फिर उसके बाद इस समाज से उनकी बड़ी अपेक्षाएं होती है, अत्यधिक अपेक्षाएं होती है कि समाज के लोग हमको ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसी अपेक्षाएं होती है, ठीक है। आप देखते होंगे कि रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसे विकलांगों के लिए जो किया गया है, अब रैंप बनाया गया है, हर सरकारी ऑफिस में, केंद्र सरकार के ऑफिस में, राज्य सरकार के ऑफिस में रैंप बनाने की बात है, वहाँ पर उनको आने जाने के लिए अलग से व्यवस्था हो, उसके बाद टॉयलेट्स अलग से हो, ये सब सारा सब कुछ प्रयास किया जा रहा है। तो ये इनकी अपेक्षाएं हैं और इस तरीके से अशक्त बालकों की समस्याओं को हम लोग जो है देख पाए। उसके बाद ये जो अगला प्रयास है हमारा वो है अगले यूनिट में बात करना कि सुविधा वंचित बच्चों की समस्याएं। सुविधा वंचित हम किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये डिप्राइव्ड जो सेक्शन है, ठीक है, जिनको हम पूरी तरह से सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। इसमें हमारा जो ब्लॉक है वो बालिकाओं के लिए है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए। जो ऐसे बच्चे हैं उनको कैसे आप सुविधा बहाल करेंगे। बालिकाएं आप देखते होंगे कि राज्य सरकारों ने, अपनी सरकार ने भी उनके लिए खाने पीने रहने की व्यवस्था करे, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बना रही है। तो इसी तरीके से बालिकाओं के लिए स्कूल जाने के लिए जो सबसे बड़ी समस्या होती थी, उनको साइकिल दे रहे हैं, उनको ड्रेस दे रहे हैं, उनको किताबें दे रहे हैं, उनको स्टाइपेंड दे रहे हैं, ताकि वो स्कूल तक उनका जुड़ाव है, ठीक है। ये है बालिकाओं के लिए। फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों ही डिप्राइव्ड सेक्शन है। जितना होना चाहिए था उनका विकास आजादी के बाद आज तक नहीं हो पाया है, तो हम लगातार प्रयास करते रहते हैं कि उनको समाज की मुख्य धारा में कैसे ला, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि यदि शिक्षा का हम प्रसार करेंगे तो बहुत सारी बातें जो है अपने से समझ लेंगे कि हमारे लिए ये सुविधा यहाँ है, हमारे लिए ये सुविधा वहाँ पर है, और वो खुद ही स्वामी विवेकानंद को हम याद करते हैं, वो बराबर बोलते थे कि कभी भी आप यदि किसी को कुछ देना चाहते हैं तो शिक्षा का दान कीजिए। आप यदि उसको शिक्षित करा देंगे तो निश्चित तौर से वो अपने लिए रास्ते खोज लेंगे, ठीक है। इसीलिए उनका जो डेफिनेशन है एजुकेशन का, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन ए मैन, ठीक है। इस तरीके से हमको क्या करना चाहिए, तो ये जो है अपने में हमें हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम SC ST बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए कैसे हम शिक्षा के लिए अलग से योजनाएं बना सकते हैं। और ये जो योजनाएं हैं वो ये जो है योजनाएं वहाँ से हम उनका विशेष रूप से भला कर सकते हैं। और निश्चित तौर से ये जो है 7वें ब्लॉक में हम लोगों को इस योजना के बारे में कि SC ST OBC बच्चियाँ बालिकाएं इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये योजनाएं बताई गई हैं। तो कुल मिला जुला करके जो लास्ट है आपके पास यूनिट है
उसमें उपचारी उपायों के रूप में खेल और अन्य कार्यकलाप, जो निदान की बातें हैं, ये निदान जो है उपचारी उपाय, समस्याएं तो अभी तक हम समझ लिए, तो उपचार क्या करना है हमको, और उपचार के रूप में खेल जो है बच्चों के लिए, ये प्राइमरी के बच्चे हैं, ये जो है क्लास 8 तक के अपर प्राइमरी के बच्चे हैं, उनके लिए उपचारी उपाय क्या हो सकता है। तो खेल जो है बहुत बड़ा साधन है, सबको मिलजुल करके खेल करना, खेल के मैदान में कोई भेदभाव नहीं, खेल में नियम कानून सबको एक जैसा ही पालन करना है, तो उनको लगता है कि नहीं हमारे लिए भी वही नियम है जो दूसरों के लिए नियम है, ठीक है ना। तो खेल जो है बहुत बड़ी चिकित्सा प्रणाली के रूप में स्थापित हो चुका है स्कूलों के लिए, कि बच्चे को जब टिफिन का पीरियड देते हैं उसमें वो खेलते हैं, और खेलते हैं तो उन्मुक्त वातावरण उनको मिलता है, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, तो वो समझते हैं कि नहीं मेरे लिए बहुत अच्छा है, और वो खेल की घंटी छोड़ करके आना ही नहीं चाहते, घंटी बज गई है क्लास में नहीं लौटना चाहते। उसके बाद हमारे पास जो है नृत्य और चिकित्सा, संगीत, नृत्य और चिकित्सा, ये इसको थोड़ा सा जोड़ करके देखिए। म्यूजिक जो है बहुत बड़ी थेरेपी है, पूरे दुनिया में अब साबित हो चुका है। संगीत, नृत्य जो है पूरी दुनिया में साबित हो चुका है कि इससे आदमी रिलैक्स होता है। तो छोटे बच्चों में आप डांसिंग के क्लास में उनको ज्वाइन करा देते हैं, उनको म्यूजिक के क्लास में ज्वाइन करा देते हैं, तो उससे भी उनकी चिकित्सा होती है। कभी कभी बच्चों को आजकल क्या कर रहे हैं हम लोग, पेंटिंग की क्लास में दे देते हैं, ठीक है ना, अच्छी सी चित्रकारी वो सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद कभी कभी उनको हम भूमिका अभिनय भी दे देते हैं। भूमिका अभिनय क्या है, रोल जो है वो रोल कहते हैं कि चलो अब आज जो है तुमको टीचर के रोल में, इधर में तुम्ही को आज पढ़ाना है, आज तुम्हारे पढ़ाने की बारी है। तो रोल जो है भूमिका अभिनय भी एक उपचारी उपाय के रूप में काम करता है। तो हमें लगता है कि हम जो है ये NES 104 का दूसरा ब्लॉक और उसके 8वें यूनिट तक आपसे बातें कर पाए हैं। तो हमें लगता है कि अब ये चीज़ यहाँ खत्म करते हैं, अब हम लोग इंटरैक्शन में चलेंगे।